हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इटियोलॉजी में दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। एक है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, एक होता है जेनेटिक फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप जानते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल तो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होता है मोस्टली डिजीज़ में। यहाँ पे भी हमें स्मोकिंग और अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, सिलिका और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक। जेनेटिक में कोई जीन्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि HLA-DR जीन हो गया। अगर HLA जीन एसोसिएटेड है तो हम लोग HLA एसोसिएशन कहेंगे। अगर HLA-DR के अलावा कोई और जीन अगर एसोसिएटेड है तो वो नॉन HLA के अंडर आ जाएगा। तो नॉन HLA के अंडर हमारा PTPN22 होता है, PADD4 होता है और कतला होता है। ओके, तो ये जो हमारा दोनों फैक्टर्स है, अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी का जो नॉर्मल प्रोटीन है उसको मॉडिफाई करने में। ओके, तो नॉर्मल प्रोटीन अब मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब नॉर्मल प्रोटीन अब मॉडिफाई हो जाएगा तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, और यही जो एबनॉर्मल प्रोटीन है वो हमारे बॉडी का इन्नेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जाहिर सा बात है ना, कोई नॉर्मल सा चीज़ है, अब वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या, वो हमारे बॉडी के लिए एक फॉरेन सब्सटेंस बन गया। अब उसके लिए तो एंटीबॉडी वगैरह तो जनरेट होंगे ही ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है? जो नॉर्मल प्रोटीन है उनका कार्बोमाइलेशन हो रहा है और सिट्रुलिनेशन हो रहा है। ओके, तो जो सिट्रुलिनेशन होता है वो PADD4 रिस्पॉन्सिबल होता है सिट्रुलिनेशन के लिए, और जो हमारा कार्बोमाइलेशन होता है वो PTPN22 रिस्पॉन्सिबल होता है, और कतला जो है वो एक तरीके का एंटीजन है। ओके, तो ये सारा जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मतलब क्या, एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मल प्रोटीन से एबनॉर्मल प्रोटीन जब बन जाएंगे तो वो इन्नेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा। ओके, तो जब इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होगा तो जाहिर सा बात है एंटीजन जो हमारा नॉर्मल प्रोटीन अब एबनॉर्मल प्रोटीन में बना है तो वो एक तरीके का एंटीजन हमारे डेंड्राइटिक सेल के लिए रहेगा। तो वो एंटीजन जो होगा वो डेंड्राइटिक सेल को प्रेजेंट करेगा। ओके, तो अब ये डेंड्राइटिक सेल्स जो होंगे ये दो तरीके से काम करेंगे। ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, साइटोकाइन का प्रोडक्शन करेगा। और हाँ, साइटोकाइन का प्रोडक्शन करने के वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है साइटोकाइन के वजह से। ओके, तो यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और एंटीबॉडीज़ जो होंगे वो ऑटो एंटीबॉडी होंगे, और एंटीबॉडी अगेंस्ट मॉडिफाइड प्रोटीन। इसका नाम ऑटो एंटीबॉडी क्यों बना? जाहिर सा बात है, वो एक नॉर्मल प्रोटीन था, अपने ही बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन जब बन जाता है तो हमारा खुद का एंटीबॉडी उसी प्रोटीन जो कि एक तरीके का नॉर्मल प्रोटीन था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट मॉडिफाइड प्रोटीन, तो दैट इज़ ऑटो एंटीबॉडी। ओके, तो अब ये क्या करेंगे, अब देखो, जो एंटीजन जो प्रेजेंट हुआ है डेंड्राइटिक सेल का, ओके, तो वो टी सेल और बी सेल दोनों को एक्टिवेट करेंगे। अब जो टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हमारा जॉइंट, लिम्फ नोड, साइनोवियम, स्प्लीन्स, वहाँ के सारे एरिया में, ये चारों एरिया में साइटोकाइंस का वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। इसीलिए तो ये सारा चीज़ भी साथ में इन्वॉल्व होता है। जैसे जॉइंट्स में हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, साइनोवियम में इरोजन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे, स्प्लीन में स्प्लीन का भी एनलार्जमेंट हम लोग को मिलेगा, हाइपरस्प्लेनिक स्प्लीनिज्म हमें देखने को मिलेगा। ओके, ये सारे चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट जो है साइटोकाइन का जब प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ और भी चीज़ें हो रहे हैं। क्या, जब साइटोकाइन का प्रोडक्शन होता है तो कॉम्प्लीमेंट का भी एक्टिवेशन होता है, एपिजेनेटिक चेंजेस, कुछ चेंजेस इसमें आते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, दैट इज़ द बोन कटिंग सेल्स। ऑब्वियसली जब इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है, इरोजन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा बोन का। तो डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? डिस्ट्रक्शन होता है ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिवेशन से। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन कराता है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो यही इसका मेन पैथोजेनेसिस है। एक बार फिर से हम लोग बता देते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या चीज़ होता है। हमने देखा क्या कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स, जिसके वजह से प्रोटीन जो होंगे उनका मॉडिफिकेशन होगा। नॉर्मल प्रोटीन अब एबनॉर्मल में चेंजेस होगा, जैसे कि सिट्रुलेशन होगा, कार्बोमाइलेशन होगा, जिसकी वजह से अब वो एबनॉर्मल प्रोटीन हो गया। अब बॉडी उस एबनॉर्मल प्रोटीन को सेंस करता है एज एन एंटीजन, जिसके वजह से डेंड्राइटिक सेल के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट, यही एबनॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट करता है, और उसके कारण हमारा या तो बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होंगे वो एक्टिवेट होते हैं, या फिर साइटोकाइंस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी के वजह से इन्फ्लेमेशन हम लोग को देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन कहाँ कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा? तो हमारा लिम्फ नोड्स होगा, जॉइंट होगा, साइनोवियम होगा, स्प्लीन होगा, हाइपरस्प्लेनिक
हम लोग को देखने को मिलेगा ये सारे चीज़ें, ओके। और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और अदर क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, ओके। और साथ ही साथ साइटोकाइंस क्या करेंगे, इतने ज़्यादा साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन वगैरह कराएगा जिसके वजह से ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री साथ में एक्टिवेट होंगे, मतलब प्लेटलेट्स एंड ऑल, ओके। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, ये सारे चीज़ तो हो गया। अब सेकेंड हिट मतलब बॉडी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जब जाहिर सा बात है, जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो क्या होता है, वस्कुलर परमिएबिलिटी भी होता है, वो बढ़ जाता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होने लग जाता है, ठीक है। वस्कुलर परमिएबिलिटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, जिसके वजह से वह स्पेस वगैरह जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है और उसके वजह से फ्लूइड वगैरह जो होता है एक्सचेंज बढ़ जाता है, ओके। तो वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो जाएगा, ओके। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एंटीजन प्रेजेंटिंग, एजन प्रेजेंटिंग, तो एंटीजन डायरेक्टली हमारा जो प्रेजेंट होता है वो टी सेल और बी सेल को नहीं जाता है, वो पहले डेंड्राइटिक सेल को जाता है। तो कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, ओके। तो सबसे पहले माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल, जिसमें हम लोगों ने देखा बी सेल्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे, यही तीन होते हैं हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। MBM माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, ओके। और माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स को हम लोग लैंगरहैंस कहते हैं, मतलब इसका मोस्ट कॉमनली जो सेल्स होते हैं वो लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होंगे तो आगे का स्टेप्स होगा, जैसे कि बी सेल्स टी सेल्स आगे प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाएगा, फिर साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होगा, फिर ऑस्टियोक्लास्ट, तो इस टाइप से प्रोसेस वगैरह होगा, वो बढ़ते चला जाएगा, ओके। और देखिए जो टी सेल्स का जो एक्टिवेशन होता है वो 3 पाथवे में होता है, TH1, TH2, TH17, ओके। तो ये सारे चीज़। अब TH1 जो होता है वो IFN गामा, इंटरफेरॉन गामा का रिलीज़ कराता है, और TH17 जो होता है वो इंटरल्यूकिन 17 का रिलीज़ कराता है, ओके। अब ये दोनों 1 और 17 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 का उतना कोई ख़ास रोल होता नहीं है, 1 का रोल होता है, 17 का रोल होता है, जिसकी वजह से IFN गामा और इंटरल्यूकिन 17 का प्रोडक्शन हो जाता है, ओके। अब ये क्या करते हैं ना, ये दोनों के दोनों मिल करके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेजेस, ओके। अब मैक्रोफेजेस फर्दर TFN अल्फ़ा को एक्टिवेट करता है, ओके। अब TFN अल्फ़ा जो है एक तरीके का की पैथोजन साइटोकाइन है, मतलब ये अगर एक्टिवेट हो गया TFN तो बहुत लार्ज अमाउंट में साइटोकाइन जो होंगे वो रिलीज़ होंगे तुम्हारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। और ये साथ ही साथ हमें मालूम है ऑस्टियोक्लास्ट को भी एक्टिवेट करेगा, साइटोकाइन्स अगर रिलीज़ होंगे, हमने देखा ना जब साइटोकाइन का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था तो ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन हो रहा था, यहाँ पे भी अगर ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन होंगे, क्यों, क्योंकि TNF एक्टिवेट हो गया है, ओके। तो ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट का इनिबिशन होगा। ऑस्टियोक्लास्ट का क्यों एक्टिवेशन होगा, रैंक और रैंक लाइगेंड का आपस में कोलैबोरेशन होगा या फिर अटैचमेंट होगा, जिसके वजह से ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन होता है। नॉर्मल पीपल में जैसे कि हमारे में कभी रैंक और रैंक लाइगेंड जो होता है आपस में अटैच नहीं होता है, लेकिन इस केस में अटैच हो रहा है। क्यों अटैच हो रहा है, क्योंकि आपका TNF अल्फ़ा, TFN अल्फ़ा जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ओके, इसके वजह से। अब नेक्स्ट होता है हमारा, ये तो यही था मेनली, ओके। ये हमारा बस पैथोजेनेसिस यहाँ पे ख़त्म होता है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं कुछ, तो इनके बस नाम है। तो HLA कौन सा है और नॉन HLA हमने बोल दिया कि जो HLA-DR जीन होंगे वो HLA होंगे, और जो HLA-DR के अलावा कोई दूसरा जीन होगा वो नॉन HLA में आएगा। तो HLA-DR में क्या होता है, तो B1, 04, 01 और 13, ओके। तो 04 जो है वो ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। तो 04 जो होता है, 4 जो है ना, ये 4 हर जगह ख़तरनाक है, आप ऐसे याद रखो, क्योंकि यहाँ पे भी आपका 4 आ रहा है, कतला में भी 4 आ रहा है, ओके। तो ये देखो ये जो है BR4 जो होगा वो 5 टाइम्स रिस्क है, 01 कॉजेटिव है, ठीक है, 1 मतलब कॉजेटिव है, और 13 जो है वो प्रोटेक्टिव है, 13 हमेशा बचाएगा, ओके। और देखो जो नॉन HLA है वो PADD4 जीन, हम लोग देख चुके हैं, PADD4 जीन था जो कि सिट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। PTPN22 ये भी हम लोगों ने देखा था ऊपर, यहाँ पे हम लोग को देखे थे ना, PTPN PADD4, ओके। तो यहाँ पे भी PTPN22 जो होगा वो कार्बामाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कार्बामाइलेशन PTPN22, सिट्रलाइजेशन जो होगा वो PADD4 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और कतला 4 और APOM, ओके।
ये हमारा नॉन HLA जीन में आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, मतलब ये सारे फैक्टर्स के बारे में, स्मोकिंग, सिलिका, अल्कोहल। ओके।